क्योंकि बॉम्बे एक ऐसा शहर है जो जिसको हमने फ़िल्मों में भी देखा है और फर्स्ट टाइम मुझे महसूस हुआ कि एक बड़ा शहर कैसा होता है। हालाँकि दिल्ली भी बड़ा शहर था उस वक़्त भी, लेकिन वैसा नहीं था। ये आज जो बॉम्बे दिखता है, ये बॉम्बे ऐसा था नहीं। तो मरीन लाइन्स जो था, मुंबई का सबसे बड़ा शमशान भूमि बन चुका था। इतनी दर्द में रहने के बावजूद भी इतनी बड़ी अदाकारा वो रहीं। वो है ही नहीं वहाँ पर, और वो उठ के घबरा कर उठती है और पूछती है कि मेरी बच्ची कहाँ है? और वो जो उसका बाप जो है बाहर खोली के बाहर बीड़ी पी रहा है। तो ये भाग कर जाती हैं, तो देखती है कि पूरी बदन में चींटियाँ घेर रखी हैं, और उस चींटियाँ जो है उस मासूम सी बच्ची को, 9 दिन की बच्ची को खा रही है, और रोती हैं और चींटियों को हटाती हैं, और उसके बाद उसको कलेजे से लगा लेती हैं। उनके पिता को भी नहीं पता था कि ये लड़की जो है एक दिन हिंदुस्तान के हिंदी सिनेमा की इतनी महान अदाकारा बनेगी। तो उसकी ज़िंदगी की ट्रेजेडी ही यहाँ से शुरू होती है। मदर इंडिया के राइटर अली राजा साहब। अली राजा साहब। मदर इंडिया में जब बिरजू का भी छोटा भाई जो होता है, जो हमेशा अंगूठा जो है मुँह में रखा रहता है, जब वो बच्चा मर जाता है तो नरगिस से जो छोटा बिरजू है जाकर कहता है कि माँ, जो छोटू है वो मर गया। फिर वो डायलॉग लिखने के लिए आप लोगों को बड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी। उन्होंने बोला कि हाँ, क्योंकि महबूब खान साहब का कहना ये था कि ये जो छोटा बच्चा है वो कैसे कहेगा कि माँ छोटू मर गया, क्योंकि वो मरना तो जानता भी नहीं। और वजाहत मिर्ज़ा और अली राजा ये दोनों ने ये फ़िल्म लिखी थी, तो वजाहत मिर्ज़ा ने ये बात, ये लाइन लिखी कि बिरजू आता है और कहता है कि वो ड्रीम सीक्वेंस का एक गाना हाँ, पिक्चराइज़ किया था। वो पहला ड्रीम सीक्वेंस था, घर आया जा मेरा मेरे परदेसी। परदेसी। माने सपने ऐसे होने चाहिए ना कि लगे कि वो सपने हैं। मतलब थोड़े से धुंधले, थोड़े से उस तरह से, लेकिन वो बयान नहीं कर पाते थे राज कपूर, और वो भी समझ नहीं पा रहे थे कि सपने क्या हों। ये आरके स्टूडियो बन रहा था, और तभी वहाँ पर आग लग गई उसी समय। और फायर ब्रिगेड जब आया, तो आग पर जब उसने पानी देना शुरू किया, तो धुएँ का गुबार उठना शुरू हुआ। तो राज कपूर ने भी एक पाइप उठा लिया और उससे जो है आग पर, मतलब कि उनका स्टूडियो जल रहा है, और वो जो है पूरा वो दिलचस्पी लेने लगे कि इस पर आग पर जब मैं पानी का बौछार करता हूँ तो देखो क्या होता है, तो धुएँ का गुबार। उस समय उन्होंने राजू कर्माकर को बुलाते हैं और कहते हैं कि देखो ड्रीम सीक्वेंस ये होता है। अभी भी मैं दिल्ली के बारे में, अब जैसे हम लोग जो हैं नाम जानते हैं, शीशगंज गुरुद्वारा, रकाबगंज गुरुद्वारा, लेकिन उसकी कहानी नहीं जानते हैं। वहाँ पर जहाँ पर गर्दन काटा गया वही जगह है शीशमहल गुरुद्वारा का, और उनका तभी उस समय शाम हो गई थी। उस समय भिक्खू शाह बंजारा करके एक बंदा था जो अपने गधा लेकर वहाँ से निकल रहा था, तो गुरु का जो धड़ था उसने उसमें छुपा लिया, और वो लेकर और रात के अंधेरे में निकल गया। सुबह ढूंढा जाने लगा धड़ कहाँ गया, तो वो रहता था रायसीना पहाड़ी के पास, गांव हुआ करते थे। तो उसने क्या किया कि कल जो है बादशाह के जासूस मुझे ढूंढ लेंगे। तो उसने क्या किया अपने गुरु को वो करने के लिए कि उसने अपने घर में उनके धड़ को रखा और घर में आग लगा दिया कि कम से कम चिता को अग्नि तो मिले। फ्रेंड्स नमस्कार। आज वन मैन रेवोल्यूशन में मेरे बड़े पुराने जानकार हैं, मेरे दोस्त हैं, काफ़ी सालों से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं। आज उनसे जिस विषय पे बात हो रही है, आज हिंदुस्तान में तेज़ी से शहरों में लोग बढ़ रहे हैं। जो शहर हैं वो केवल ईंट गारों से बनी हुई जो बिल्डिंगें हैं, चाहे वो इतिहास में पीछे चले जाइए, आज ले लीजिए, केवल वही उसी का इतिहास जो है वही शहर शहर नहीं होता। उसमें रहने वाले लोगों से, उनके जज़्बातों से शहर बनता है। वो जज़्बात कहीं न कहीं ख़त्म हो रहे हैं। धर्मेंद्र ओझा जी, अ, अगर मैं उनसे कहूँ तो हालाँकि इस बात पे वो मुझे कहते हैं कि नहीं, नहीं ऐसी बात नहीं है। मैं उनको शहरों का इतिहासकार बोलता हूँ, ख़ास तौर पे बॉम्बे शहर का इतिहासकार बोलता हूँ। वो फ़िल्म मेकर हैं, राइटर हैं, बहुत अच्छी-अच्छी किताबें लिखी हैं और अब लिख रहे हैं। तो धर्मेंद्र जी, आपका स्वागत है। और आप भले ये कहते हैं कि आप कोई इतिहासकार नहीं हैं, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि जब हम लोग स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे थे तो इतिहास के किस्से उस तरीके से जैसे आप सुनाते हैं और मैंने लगभग-लगभग सारे सुने हुए हैं। अगर हमारे टीचर्स भी कुछ उसी तरीके से इतिहास को सुनाते तो शायद हर इंसान को जो है वो इतिहास याद भी रहे और वो जज़्बात तौर से जुड़ भी जाए। क्या कहेंगे? जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं
दो चीज़ें करेक्ट कर लूँ कि सचमुच मैं इतिहासकार नहीं हूँ, मैं एक रिसर्चर हूँ और आज ही मैं एक पाठक हूँ। हाँ, जो मैं पढ़ता हूँ, जो मैं थोड़ा रिसर्च में जो मैं पाता हूँ वो लोगों के साथ जो है मैं शेयर करता हूँ। और दूसरी बात ये है कि मैं साहित्य का विद्यार्थी रहा हूँ, तो लेकिन फिर भी जो आपने शहरों का इतिहास के बारे में बात किया, मुझे कोई भी शहर का जो इतिहास है वो शुरू से मुझे अट्रैक्ट करता रहा है। जहाँ भी मैं जाता हूँ तो सबसे पहले मैं उस शहर के म्यूज़ियम में जाऊँगा, उस शहर के इतिहास की जानकारी प्राप्त करने के लिए। पता नहीं मेरी रुचि क्यों है, बचपन से है वो। तो इसलिए जब आपने आज बॉम्बे शहर का ज़िक्र किया तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि आप बॉम्बे पहली बार कब गए थे? और आप गए थे तो आपने बॉम्बे शहर की किन स्मृतियों को लेकर अभी भी आप मतलब उसको स्मृतियों को लेकर दिल्ली लौटे थे? अ, मुझे जहाँ तक याद है, बॉम्बे में जो फर्स्ट टाइम गया था धर्मेंद्र जी, वो मैं काफ़ी यंग था, 1981 में, 80 शायद 1980 में मैं फर्स्ट टाइम बॉम्बे ओह! गया था। और चूंकि बॉम्बे एक ऐसा शहर है जो जिसको हमने फिल्मों में भी देखा है, बाकी शहरों को तो उतना नहीं देखा है, जी। तो वो शहर मैंने देखा था। तो जो मुझे याद पड़ता है जो ख़ास तौर पे, एक तो जो मैरीन लाइन्स या मैरीन ड्राइव जिसको बोलते हैं, उस ज़माने में उसको क्वीन नेकलेस लोग बोला करते थे, जी। क्योंकि रात में भी मैंने देखा था और दिन में भी मैंने देखा था। तो वो मुझे बड़ा खूबसूरत लगा। गेटवे ऑफ इंडिया, चर्च गेट, वीटी चर्च गेट में जो स्टेशन है, वहाँ से लोग जिस तरीके से निकल रहे थे, तो मैंने वो वहाँ उतनी भीड़ कभी देखी नहीं थी। ये मुझे मालूम था बम्बई भीड़ का शहर है। तो बम्बई में तो आज आप ये मेरी शुरुआत थी, वहाँ पे मैंने देखा उस शहर को, और फर्स्ट टाइम मुझे महसूस हुआ कि एक बड़ा शहर कैसा होता है। हालांकि दिल्ली भी बड़ा शहर था उस वक्त भी, लेकिन वैसा नहीं था। वो जो कॉस्मोपॉलिटन टच आता था उस ज़माने में। मैं एक रेस्टोरेंट में गया था अपने पिताजी के साथ, तो मैंने, अब तो मुझे नज़र नहीं आया, उसके बाद तो कई बार ही जाना हुआ, लेकिन उस ज़माने में मैंने शेख देखे वहाँ पे जो आज नज़र नहीं आते। खैर, ये तो मेरी आपने पूछा तो बताया। आपके मैंने बहुत सारे किस्से सुने हैं, बॉम्बे शहर को आपने बहुत अच्छे से कवर किया है, तो आज कहाँ से शुरू करेंगे? देखिए, बहुत अच्छी आपने बात बताई कि जो बॉम्बे शहर में आप कोई भी आप जाएं, या हम भी जब पहली बार गए थे या लोग भी जाते हैं, वो 3-4 पॉइंट है जो लोग देखते हैं। मरीन ड्राइव देखेंगे, जाकर आपका गेट ऑफ इंडिया के पास फ़ोटो खिंचाएंगे, और आपके चर्च गेट और फोर्ट एरिया, जो मेन बॉम्बे जिसको बॉम्बे वाले जिसको टाउन बोलते हैं, टाउन एरिया, क्योंकि अंग्रेज़ों ने उसको बसाया था। मरीन ड्राइव की जब आप बात करते हैं तो आज जो बॉम्बे दिखता है, ये बॉम्बे ऐसा था नहीं, क्योंकि बॉम्बे जो है 7 आइलैंड था, 7 टापू था। तो 7 टापू में अब आप कुलाबा भी गए होंगे, जी। तो कुलाबा भी एक आइलैंड था, और कुलाबा के बगल में एक और छोटा सा आइलैंड था जिसको ओल्ड वुमेंस आइलैंड बोलते हैं, और उसको आज तो खैर एक हो गया है। और बॉम्बे जो आप बोलते हैं वो यही जो आप गेटवे ऑफ इंडिया, और गेटवे ऑफ इंडिया के बाद का जो वीटी आप बोलते हैं, चर्च गेट, ये सब जो है बॉम्बे में आता था। ये आता था आपके निपेंसी रोड और ईस्ट तक। उसके आगे जो यहाँ आप हाजी अली जाते हैं, हाजी अली के पास दूसरा टापू था, उसका नाम था वर्ली। तो अच्छा। आप सोचिए कि वर्ली के उस पार 3 टापू थे, बॉम्बे और कुलाबा और ओल्ड वुमेंस आइलैंड, 3 थे। उसके आप लेफ्ट साइड में जिधर कमाटीपुरा बॉम्बे सेंट्रल है, और वो उधर एक टापू था, उसका नाम था मझगांव। उसके अच्छा। नीचे थोड़ा सा आप आएंगे तो वो था परेल। ये सब अच्छा। अलग अलग टापू थे। फिर माहिम। जी। तो ये जो आइलैंड थे, इसको फिर बाद में जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब लिया, तो इसको फिर उन्होंने शुरू किया कि भाई इसमें एक छोटे से इस आइलैंड से काम चलेगा नहीं, क्योंकि वो लोग आए थे तो बॉम्बे आइलैंड और कुलाबा आइलैंड पर ही उन लोगों का वो था। तो इस बॉम्बे शहर को जैसे आपने देखा है वैसा पहले था नहीं, लेकिन इसको बनाएगा। और एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड जाने के लिए जो था वो नाव की या छिछली, अगर समुद्र में पानी हो जाता था तो लोग घोड़े से जाते थे। लेकिन जब बरसात आती थी तो ये पूरे आइलैंड पे आवाजाही बंद हो जाती थी, और लोग जो हैं उसमें बह जाते थे। बहुत सारी चीज़ें थी वहाँ पर। तो खैर उसका मैं डिटेल में नहीं जाता हूँ। जब आप बात करते हैं चर्चगेट एरिया का और इसका, आप सोचिए कि चर्चगेट स्टेशन जो था,
जो बना था वो नहीं था, वो स्टेशन जो आकर ग्रांट रोड तक जो है रेल आकर रुक जाती थी। ग्रांट रोड के आगे स्टेशन नहीं था। बाद में कुलाबा स्टेशन बना था क्योंकि वहाँ पर बहुत सारा कॉटन का काम शुरू हुआ था। तो उस तरह से अंग्रेज़ों ने धीरे 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 शहरों को डेवलप किया और ये किया। जिसको आप मरीन ड्राइव बोलते हैं, जो आज आप देखते हैं, वो पूरा वो बैकवे एरिया था, मतलब कीचड़ था, उधर बालू थी, उधर आप जो है जा नहीं सकते थे। तो ये इसका काम तो 1918 के बाद से शुरू हुआ है, जो मरीन ड्राइव बनाने का काम। और उसमें सबसे बड़ा योगदान जो है वो है, उनका नाम है नरीमन ईरानी। वो उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ कोर्ट में उन्होंने दायर किया याचिका, और उन्होंने बताया कि भाई ये जो मरीन ड्राइव जो बनाया जा रहा है, जो बैकवे जो भरा जा रहा है, इसमें बहुत सारी जो है घोटाले हो रहे हैं। तो उसके लिए उन्होंने उजागर किया था। बाद में वो बॉम्बे का मेयर बने थे, और इसीलिए आप जब मरीन ड्राइव पर जाते होंगे तो लास्ट पॉइंट का नाम है नरीमन पॉइंट, वो ओह! उन्हीं के नाम पर है वो। अच्छा, अच्छा। हाँ, तो वो मेंबर कांग्रेस के 1935 में मेयर बने थे बॉम्बे का, कांग्रेस पार्टी से। तो ये उनका पूरा जो हिस्ट्री था। और बाकी आइलैंड के लोग जो जुड़ने शुरू किए थे, तो हुआ ये था कि सबसे पहले जो थे वो पारसी बॉम्बे आए, फिर गुजराती और दीऊ, और फिर वहाँ का कोंकणी ब्राह्मण, कोंकणी मुस्लिम, ये सारे बॉम्बे पर आए। और धीरे 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 व्यापार और ये चीज़ बढ़ना शुरू हुआ। 1700 या 1800 की शुरुआत की बात है कि वहाँ पर सिर्फ क्या था कि जो एरिया था मरीन ड्राइव, उसको बोला जाता था सोनपुर एरिया। सोनपुर एरिया में कब्रिस्तान था मुसलमानों का, और क्रिश्चियन लोगों का सिमेट्री था, और पारसियों लोगों के लिए मालाबार हिल पर उनके लिए द टावर ऑफ साइलेंस बनाया जा चुका था। लेकिन जो हिंदू थे उनके लिए जलाने के लिए कोई जगह वहाँ अवेलेबल नहीं थी। तो वो क्या करते थे कि लाश को कहाँ जलाते थे, तो जो आज चर्चगेट के बाहर जब आप निकलते हैं, जो इरोज सिनेमा है, उसके पास जो है वो हीरो लाश को सिनेमा। के पास जो है जलाते थे। वहाँ तक खाड़ी हुआ करती थी। तो अच्छा। वहाँ तक खाड़ी थी, तो पानी जो था वहाँ तक आते थे, तो वहीं पर जलाकर और वहाँ पर रखते थे। लेकिन वो एक सम्मानजनक एक शमशान भूमि नहीं थी, उसके लिए बहुत ही ये था। तो हुआ ये था कि 1823 के आसपास, 1824 में अंग्रेज़ों ने यहाँ पर सती प्रथा के विरोध में काम में हिंदुस्तान में एक आवाज़ बुलंद हुई। ये भी ध्यान देने की बात है कि बॉम्बे में 3 शख्सियत बहुत बड़े थे। हिंदुओं के लिए जो था उनका था जगन्नाथ शंकर सेठ, और जो पारसियों के लिए था वो थे जमशेद जी जीजाबॉय, और तीसरी जो थे वो मुसलमानों के लिए थे, उनका कुछ नाम था, मैं भूल रहा हूँ। ये 3 शख्सियत थे जिन्होंने वहाँ के कम्युनिटियों को पूरा जो है, उन्हें कम्युनिटी को, अपने कम्युनिटी को मतलब कि डोनेशन भी देते थे, उनके मदद के लिए भी आगे बढ़ते थे। तो गवर्नर ने जगन्नाथ शंकर सेठ से कहा कि आप हिंदुओं को कहो कि सती प्रथा का जो है वो विरोध ना करें, उसके खिलाफ हम एक बिल लेकर आ रहे हैं। तो जो बॉम्बे में उन्होंने एक पंचायत बुलाई और सब लोगों को उन्होंने इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद उन्होंने बताया कि भाई ये शर्त है कि आप लोग जो हैं इसका सती प्रथा का विरोध नहीं करेंगे। तो हिंदुओं ने बोला कि आपकी सारी बातें सर माथे पर, लेकिन एक शर्त हमारी माननी पड़ेगी आपको। उन्होंने बोला कि बताइए क्या? बोले कि हमारे लिए, सारे कम्युनिटी के लिए मृत्यु के बाद उनके लिए कब्रिस्तान है, क्रिश्चियन के लिए सिमेट्री है, उनके लिए टावर ऑफ साइलेंस है, लेकिन हमारे लिए क्या है? हिंदुओं के लिए सम्मानजनक जो है शमशान नहीं है, तो शमशान भूमि के लिए हमें जगह प्रोवाइड किया जाए, और ये आप अंग्रेज़ों को आप लिखिए। तो उन्होंने बोला कि उसकी ज़रूरत नहीं है। उन्होंने क्या किया कि कब्रिस्तान के बगल में ही उन्होंने लैंड खरीदा, और लैंड खरीद के जगन्नाथ शंकर सेठ ने हिंदू कम्युनिटी को डोनेट कर दिया। तो आप जब मरीन लाइन जब स्टेशन से बाहर देखेंगे तो कब शमशान का नाम है जगन्नाथ शंकर सेठ का शमशान भूमि, उधर बड़ा कब्रिस्तान, वो कब्रिस्तान जहाँ पर नरगिस दफन है, वहीं कब्रिस्तान में और भी लोग, और उसके जो बगल में है वो सिमेट्री। तो मरीन लाइन्स जो था मुंबई का सबसे बड़ा शमशान भूमि बन चुका था। लेकिन बाद में अभी, क्योंकि आज जो है वो इतना बड़ा रिहायशी एरिया है, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, और बहुत सारे आज दुकानें, और इतना महंगा जो है वो एरिया बन चुका है। जी फ्रेंड्स, धर्मेंद्र जी ने अभी जिक्र नरगिस जी का किया। हम लोग दोनों फिल्मों से भी जुड़े रहे हैं, हम लोग फिल्म मेकर रहे हैं,
धर्मेंद्र जी राइटर भी हैं। तो हम लोगों की बम्बई में मुलाकात शायद पहली बारी 2005 में, शायद ये 5 या 6 में हुई थी। तो उस दौरान मैं धर्मेंद्र जी के वीकेंड में धर्मेंद्र जी के घर चला जाया करता था। तो वहाँ पे जो है धर्मेंद्र जी को तो खैर रात को पूरे रात तक देर तक काम करने की, सुबह 3 या 4 बजे सोते थे। तो उस वक़्त के इन्होंने बड़े मुझे किस्से बताए हुए हैं, और हालाँकि अभी भी जब मुलाकात होती है तो एक नया किस्सा आपके पास होता है। तो ऐसे ही बहुत सारे, एक बारी एक रेस्टोरेंट की बात धर्मेंद्र जी ने बताई, हालाँकि मैं उस रेस्टोरेंट में गया हुआ था, लेकिन जब इन्होंने बताई वो कहानी, तो मुझे लगा कि यार ये तो मुझे पता नहीं था, अगर मुझे पता होता तो मेरा ज़रिया दूसरा होता। तो अब थोड़ा-सा फ़िल्मी जो, क्योंकि बॉम्बे की जब हम बात करते हैं तो फ़िल्म स्टार्स की बात करते हैं, और ये पुरानी फ़िल्मों के बड़े सारे किस्से कहानियाँ हैं, और जो आप बताते हैं वो बड़ी ऐसी हैं जो लोगों को नहीं भी पता है। तो एक तो वो रेस्टोरेंट वाली बात शायद आपको याद होगी कि मैं जिस रेस्टोरेंट का नाम ले रहा हूँ, जहाँ पे कई फ़िल्मी अदाकार आते थे। अभी क्या है कि चीज़ें बदल गई है और आज बड़े-बड़े होटल, बड़े-बड़े क्लब, बड़े-बड़े पब हो चुके हैं और फ़िल्मी सितारे जैसे पहले खुलेआम जाकर वो बैठा करते थे। जैसे बांद्रा में एक रेस्टोरेंट था पाली हिल पर, जहाँ पर गुरुदत्त बैठते थे, जहाँ पर चेतन आनंद बैठते थे, जहाँ पर आपके देवानंद बैठते थे और आपके के अब्बास आते थे। तो वो सारे लोगों की वहाँ जमोड़ा जुटती थी। वहाँ पर क्या हुआ था कि इसमें चेतन आनंद और आपके उस समय एक और पुराना एक एक्टर हुआ करते थे मनमोहन कृष्णा, ये सारे लोग जो हैं इप्टा से जुड़े हुए थे। तो इप्टा उस समय बॉम्बे में नया नया गठित हुआ था, तो सारे कम्युनिस्ट जो थे उससे जुड़े हुए थे। तो ये लोग क्या करते थे कि उसमें अपने कम वेतन में काम करते थे और अपना शाम को वहाँ पर मिला करते थे। उसी में देवानंद को पहली फिल्म मिलती है और देवानंद उसमें सबसे छोटे थे। तो क्योंकि चेतनानंद बड़े थे और भाई थे और उनके वजह से देवानंद को भी छोटे भाई सब मानते थे। तो देवानंद को जो पहली फिल्म मिली प्रभात फिल्म कंपनी का, तो उन्होंने उन सारे लोगों को उसी रेस्टोरेंट में पार्टी दी थी और उसके बाद जो है फिर प्रभात में 2 फिल्में करने के बाद फिर वो बॉम्बे टॉकीज की फिल्म करने के लिए आ गए। तब तक से सब लोगों की अपनी अपनी रोजगार और जो ज़िंदगी है फिल्म की, वो करियर निकल पड़ा। तो इस तरह का रहा करता था कि जैसे कोई उनके ग्रुप में कोई पैसा उस दिन लेकर आया तो भाई आज जो है सेलिब्रेट किया जाएगा। तो वो सेलिब्रेशन जो था वो खाने से पीने से उस तरह से होता था। तो कई ऐसे रेस्टोरेंट हैं जो कि गवाह हैं जहाँ पर कि बहुत सारे, जैसे एक रेस्टोरेंट है भिंडी बाज़ार में ईरानी कैफ़े हुआ करता था। अभी आज वो बदल चुका है उसकी सूरत, लेकिन वो ऐसे रेस्टोरेंट जहाँ पर कि आपके महबूब खान, के आसिफ, सादत हसन मंटो, राजा मेहदी अली खां, नौशाद, ये सारे अली सरदार जाफरी, ये सारे लोग की जमवाड़ा वहाँ जुटती थी और वहाँ पर देर तक वो लोग बातें करते थे। और ये उस रेस्टोरेंट का ज़िक्र महबूब खान के थोड़े से आए हैं बायोग्राफी में। और जबकि वो मदर इंडिया के लिए जब वो सुनील दत्त का जो जूनियर जो वो ढूंढ रहे थे, तो उनको मिल नहीं रहा था, छोटा बच्चा चाहिए था 5 साल 4 साल का। तो वहाँ से ही वो रेस्टोरेंट से निकले और उन्होंने देखा कि एक नल पर 2 अपने से बड़ी उम्र से एक वो 5 साल का लड़का जो है उनको धमकी दे रहा है। तो ये बोले कि ये लड़का का तेवर बड़ा कमाल है। उस लड़का को फिर वो जाकर पूछते हैं तो पता चला कि वो लड़का अनाथ है और उस लड़के को फिर वो रोल देते हैं महबूब खान, जो बिरजू बना है, छोटा बिरजू, वहीं बच्चा होता है अनाथ बच्चा। तो हाँ, तो वहीं पर महबूब खान उसको चुनते हैं और बाद में उसको गोद ले लेते हैं। अच्छा। और वो बच्चा जो है बाद में अभी उनके एक तरह से दत्तक पुत्र है अभी। तो वो इस तरह से बहुत सारी कहानियाँ हैं रेस्टोरेंट की, गलियों की, ये जो सड़कों आपने में। जैसे बात बताई, तो मेरे को ये ख्याल आ रहा था कि जैसे पहले आपने सारी पुराने बॉम्बे बना कैसे, एक तो वो बात आई कि भाई एक टापू जुड़े आपस में, सारा एक बना। और मैंने इंट्रो में भी कहा था कि शहर जो है वो केवल बिल्डिंगों से नहीं होते, कि केवल एक बिल्डिंग है।
आपने तो मंटो जी पे भी बड़ा काम किया है। मैंने मंटो नामा उनका पढ़ा है, और भी कोई किताबें पढ़ी हैं। एक किताब तो उनकी है जो केवल फ़िल्म इंडस्ट्री पे ही बेस्ड है, जिसमें अशोक कुमार के बारे में और जी, तमाम जी। उनमें फर्स्ट टाइम सबका उसको संस्मरण है। संस्मरण है। आपने मंटो जी पे एक जी, डॉक्यूमेंट्री भी बनाई थी। मंटो जी। मंटो का बॉम्बे हुँ, आपका बड़ा फ़ेमस एक डॉक्यूमेंट्री रही है, जिसे कई अवार्ड्स भी मिले। तो उस पे तो हम बात करेंगे, पर मैं ये कह रहा था कि जैसे हम लोग जैसे शहर बड़े होते जा रहे हैं, बम्बई बहुत बड़ा हो रहा है, दिल्ली बहुत बड़ा हो रहा है, कई चीज़ें, अब उसमें वो शहर महंगा भी हो रहा है। हुँ, अब देखा जाए तो राज कपूर साहब इतने बड़े फिल्म मेकर थे, लेकिन उनका स्टूडियो बिक जाए, हुँ, आर के स्टूडियो, जिसमें इतनी कहानियां बनी, इतनी हुँ, चीज़ें बनी। मैं अभी ज़्यादा देर की बात नहीं है, मेरे ख्याल से जो पाकीज़ा बनी तो उन महबूब स्टूडियो उनका था। हुँ। पाकीज़ा उसी में बनी, जी। क्या नाम पूरा भूल नहीं, नहीं, गया। वो कमाल अमरोही का कमाल था। अमरोही साहब का अमराही स्टूडियो था। वो कमालिस्तान था। कमालिस्तान, जी। तो कमालिस्तान बहुत बड़ा स्टूडियो था। हुँ, तो हालाँकि 2007 की बात बता रहा हूँ, मुझे किसी ने बताया कि जो पाकीज़ा में वो जो सीन है, जो मीना कामारी जो है वो बोल के भागती हैं, हुँ, वो एक सीन है बड़ा, वो हुँ, बाज़ार का टाइप का हुँ, या हुँ, कुछ, हुँ, बिल्कुल। तो वो तब तक था। लेकिन अब मैंने सुना है कि शायद वो किसी बिल्डर ने ले लिया, हुँ, हुँ, वो क्योंकि बहुत बड़ा एरिया, और ऐसे ही आर के स्टूडियो, जिसकी स्मृति हमारे दिमाग में है, और राज कपूर साहब की कहानियाँ, वो जो उनका म्यूज़िक रूम था, जहाँ पे वो बैठ के कहानियाँ सुनते थे, अपने आर्टिस्टों को बात करते थे। तो थोड़ा-सा इस बारे में बताइए, क्योंकि राज कपूर साहब के बारे में आप जानते हैं, महबूब खान साहब से जुड़े हुए हैं। तो ये जो इनकी यादगार ख़त्म हो रही है, और चूँकि हम लोग हमारे देश में ये है कि जो हमारा जो भी होता है, हम अपने बच्चों को दे देते हैं, और विदेशों में मैंने ये देखा है कि वो सब कुछ अपने बच्चों को नहीं देते। तो अगर वो स्थिति होती तो आर के स्टूडियो रहता। बिल्कुल, बिल्कुल। तो थोड़ा बताइए अपनी फ़िल्मी लोगों के बारे में, थोड़ा-सा कुछ आप बताते थोड़ा। देखिए, इसमें बहुत अच्छी बात आपने बोला। मैं इसका हमेशा से मैं अपने फ़ेसबुक वॉल पर भी मैं लिखते रहा हूँ और ऐसे भी मैं बातचीत में हमेशा कहता हूँ कि हमारा जो देश है, हम अपनी स्मृतियों को विनष्ट करने में, नाश करने में विश्वास करते हैं, उसको बचाने में नहीं। और इस वजह से हुआ ये है कि बहुत सारी चीज़ें जब हम ढूँढने के लिए निकलते हैं तो उसका कोई भी निशान नहीं मिलता है, या किसी की स्मृतियों में कुछ दिन है, वो आदमी मर गया, उसने भी कुछ लिखा नहीं, ना हमने कुछ उसकी तस्वीरें सेव की। तो ये शुरू से ही रहा है, लेकिन जब सिनेमा का जब दौर शुरू हुआ तो मुझे कम से कम ये लगता था कि सिनेमा में काम करने वाले लोग और उनके परिवार के लोग इतने तो होंगे, क्योंकि वो जो स्टूडियो है उस फिल्म मेकर की वो तपस्थली रही है, जहाँ पर उन लोगों ने सोचा है, विचारा है, एक तरह से तप किया है कि भाई किस तरह से इतनी ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई है, इतने सारे किस्से उससे जुड़े हैं, तो उसकी एक धरोहर मानकर उस चीज़ों को बचाया जाए, रखा जाए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि के अब्बास जब मर जाते हैं तो उनकी इतनी बड़ी लाइब्रेरी, जिसकी लाइब्रेरी की लोग दाद दिया करते थे, उसकी वो सारी किताब जो है वो कबाड़ी की दुकान पर नज़र आती है। और अमिताभ बच्चन को जब पता चलता है, तो क्योंकि अमिताभ बच्चन को के अब्बास ने चांस दिया था, इसलिए वो बोलते हैं कि जितनी किताबें बची है वो कबाड़ी से सब ले ली जाए। बाकी किताबों का तो उसने मूंगफली के लिए और टोंगा बनाने के लिए बेच दिया था, लेकिन कई किताबों उन्होंने बचाया और ये चीज़ किया। उसी तरह से जैसे आप बोल रहे हैं अपने राज कपूर के आर के स्टूडियो के बारे में, या बॉम्बे टॉकीज़ के बारे में, ये भी स्टूडियो था, या आपके मिनरवा टॉकीज जो सोहराब मोदी का था। तो इस तरह के जो स्टूडियोज़ हैं, अभी जैसे 2-4 स्टूडियोज़ बचे हुए हैं, जिसमें फिल्मालय भी शस्त्र मुखर्जी का बिक गया है, वो 1-2 फ्लोर बचा हुआ है। क्योंकि इतनी बड़ी-बड़ी फ़िल्में वहाँ पर बनी हैं, लोगों के लिए, वो देखने के लिए, और वो एक जगह थी जहाँ पर कि हिंदुस्तान का, हिंदी सिनेमा का इतिहास का वो दौर था, जब वो सिनेमा इतिहास जब बन रहा था, उसके गवाह रहे थे स्टूडियो, और उन स्टूडियो को आपने ख़त्म कर दिया। राज कपूर का आर के स्टूडियो की आपने बात की, आर के स्टूडियो के जब आप अंदर एंटर आप करते थे, तो वो स्टूडियो की वॉल, उसमें फ्लोर और ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन तो था ही, लेकिन वो उन्होंने अपनी एक कुटिया बना रखी थी, और अच्छा। उस कुटिया में
राज कपूर साहब नीचे बैठते थे, जो भी शूटिंग के लिए जाता था नीचे बैठता था। राज कपूर अपने गद्दे पर नीचे बैठते थे, उनमें उनका बस एक टेलीफोन हुआ करता था और अपनी कुछ किताबें और जो भी जिन लोगों के साथ मंत्रणा या विचार जो भी करना होता था उसी में होता था। चाहे जिस फिल्म की परिकल्पना और आर के स्टूडियो बनने के बाद बरसात फिल्म जब बनी और बरसात से जब पैसों की बरसात होने लगी तब आर के स्टूडियो का निर्माण होता है। और उसके बाद बाकी सारी फिल्में का जो भी कहानियाँ उन्होंने या म्यूज़िक या स्टोरी सेशन जो कुछ भी उन्होंने किया उस कुटिया में ही किया, या मुलाकात भी लोगों से करते थे तो वहाँ करते थे। वो ड्रीम सीक्वेंस का एक गाना हाँ, पिक्चराइज किया था, वो पहला ड्रीम सीक्वेंस था। घर आया जब मेरा मेरे परदेसी, परदेसी आवारा, नरगिस जी का लाजवाब था आवारा फिल्म का जी। उसका बड़ी बड़ा कमाल का इंसिडेंट है, क्योंकि राधु कर्माकर उसके कैमरामैन हुआ करते थे और राधु कर्माकर को इन्होंने बोला था कि पहला ड्रीम सीक्वेंस में मुझे गाना बनाना है। तो राधु कर्माकर का जो आइडिया था वो ये था कि ठीक है भाई, हम तो अगर देखते हैं ड्रीम सपने जब हम देखते हैं तो ऐसे ही देखते हैं जो जीवन में घटित होता है। बोला कि नहीं, मैंने सपने ऐसे होने चाहिए ना कि लगे कि वो सपने हैं, मतलब थोड़े से धुंधले, थोड़े से उस तरह से, लेकिन वो बयान नहीं कर पाते थे राज कपूर, और वो भी समझ नहीं पा रहे थे कि सपने क्या हुआ ये कि फिल्म की शूटिंग तो शुरू हो गई थी, आर के स्टूडियो बन रहा था और आर के स्टूडियो का अभी जो है ऊपर का छत नहीं बना था और तभी वहाँ पर आग लग गई। उसी समय जब आग लग गई तो राज कपूर के टीम ने फायर ब्रिगेड को बुलाया और फायर ब्रिगेड जब आया तो आग पर जब उसने पानी देना शुरू किया तो धुएं का गुबार उठना शुरू हुआ। तो राज कपूर ने भी एक पाइप उठा लिया और उससे जो है आग पर, मतलब कि उनका स्टूडियो जल रहा है और वो जो है पूरा वो दिलचस्पी लेने लगे कि इस पर आग पर जब मैं पानी का बौछार करता हूँ तो देखो क्या होता है, तो धुएं का गुबार। उस समय उन्होंने राधु कर्माकर को बुलाते हैं और कहते हैं कि देखो ड्रीम सीक्वेंस ये होता है, इस तरह से ड्रीम बनते हैं और ये जो तुम्हारा ये जिस तरह का विजुअल जो बन रहा है ना, ये चाहिए मुझे गाने में। और उस तरह से राधु कर्माकर ने लाइटिंग की, उस तरह से फॉग से फिर लाइटिंग की गई और उस लगता है कि वाकई धुएं और बादल के बीच में सफ़ेद पहने हुए कपड़े में नरगिस जब डांस कर रही है तो ड्रीम का गाना ऐसा ही हो सकता है। तो पहला उसका परिभाषा और पहला उसका बिंब राज कपूर ने गढ़ा था सिनेमा में। क्या बात है। हम लोग मीना कुमारी जी की बात करते हैं, ट्रेजिडी क्वीन के ना उससे जाना जाता है उनको, उनकी ज़िंदगी में बड़ी दर्दनाक कहानियां हैं, लोग बताते हैं। लेकिन जिस वक्त आपने मुझे वो वाला किस्सा बताया था जब नरगिस जी उनके कब्र पे जाती हैं, तो मैं चाहता हूं कि मेरे दर्शकों के लिए एक बार आप बता पाते। देखिए, मीना कुमारी की ज़िंदगी तो बहुत ही मतलब ट्रेजडी रही है और शुरू से ही रही है। और अभी क्या है कि मीना कुमारी की ज़िंदगी की मैं आपको एकदम बचपन में ले जाता हूँ। मीना कुमारी की जो माँ हैं वो बच्चियाँ पैदा कर रही थी और उनके पिता चाह रहे थे कि बेटा पैदा हो, लेकिन दादर के एक छोटे से चौल में और उस चौल में जो बिल्डिंग थी उस बिल्डिंग में मुझे लग रहा है कि लीला चिटनिस रहा करती थी। लीला चिटनिस बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी, बॉम्बे टॉकीज़ की, बाद में उन्होंने किया। लीला चिटनिस बिल्डिंग, उसी के पास जो है एक खोली में मीना कुमारी के माँ बाप रहते थे और जब बारिश और ये होती थी तो उसी बिल्डिंग के जो सीढ़ियाँ हैं वो लकड़ी की सीढ़ियाँ हो करती, वहाँ पर जो शरण लेते थे जब बहुत बारिश होने लगती थी क्योंकि पानी भर जाता था। लीला और वो अपनी तो बच्ची जब पैदा होती है, माने मीना कुमारी जब पैदा होती हैं तो मीना कुमारी के पैदा होने के बाद वो ये चाहती हैं उनकी माँ कि भाई मेरी बेटी है, इसको मैं लालन पालन करूँगा, लेकिन बाप चाहता है कि नहीं, इसको जो है या तो नर्स को दे दो या अनाथालय में दे दो, क्योंकि हम जो है इससे हमारा घर नहीं चलना है। उनको बेटा चाहिए था। तो रात को जब ये सो रहे होते हैं, माँ डरी रहती है। रात को माँ दिन भर काम करने के बाद जब सोती है और जब वो जगती है तो देखती है कि उसके हाथ में जो उसकी छोटी बच्ची है, जो अभी कितने दिनों की है, अभी मुश्किल से जो है 9 दिन की है या 10 दिन की है, वो है ही नहीं वहाँ पर।
और वो उठ के घबरा कर उठती है और पूछती है कि मेरी बच्ची कहाँ है। और वो जो उसका बाप जो है बाहर खोली के बाहर बीड़ी पी रहा है और वो चिल्लाना शुरू करती है कि वो कहाँ है। तब वो बोलती है कि वहाँ पर मस्जिद की सीढ़ियों पर मैंने उसको रखा है। और ये भाग कर जाती हैं तो देखती है कि पूरे बदन में चींटियां घेर रखी हैं और उस चींटियां जो है उस मासूम सी बच्ची को 9 दिन की बच्ची को खा रही है। और उसको लेकर आती हैं और उसको सारा चीज़ें और रोती हैं और चींटियों को हटाती हैं और उसके बाद उसको कलेजे से लगा लेती हैं। उसके उनके पिता को भी नहीं पता था कि ये लड़की जो है एक दिन हिंदुस्तान के हिंदी सिनेमा की इतनी महान अदाकारा बनेगी। तो उसकी ज़िंदगी की ट्रेजेडी ही यहाँ से शुरू होती है। उसके बाद जो आप बात बोलते हैं कि नरगिस जाती हैं मीना कुमारी के कब्र पर, मझगाँव में शिया लोगों का कब्र है, वहाँ माथा फूल चढ़ाने के लिए रोती है। वो इसलिए रोती हैं क्योंकि उन्होंने पहले मीना उन्होंने वहाँ पे कुछ कहा था ना? उन्होंने बोला था कि मौत तुम्हें मुबारक हो मीना, क्योंकि ये जो मतलबी दुनिया है, ये जो धोखेबाज दुनिया है, ये जो बेवफाई तुमने इस ज़िंदगी में और जहालत जो तुमने झेला है, इसमें इसके लिए तुम बनी ही नहीं हो। तुम तो एक पवित्र आत्मा थी, तुम तो एक प्योर सोल थी, इसलिए तुम जो हो तुमको जन्नत नसीब हो और मौत तुम्हें मुबारक है, तुमने इस पूरे दुख और दर्द से मुक्ति पाई है। उनके बात कहने का, क्योंकि वो जानती थी कि मीना कुमारी के साथ क्या क्या हो रहा था, घर में भी बाहर में भी किस किस तरह से लोगों ने उनको इस्तेमाल भी किया। और मीना कुमारी बड़ा ये एक ऐसा बड़ा दुर्भाग्य है वो ये भी था ना कि वो कहीं बाहर गई थी और उन्होंने बोला था कि मुझे आपसे मिलना है। हाँ, वो जा रही थी क्योंकि सुनील दत्त साहब जो थे हमेशा ट्रिप लेकर जो है ना सैनिकों का एंटरटेनमेंट के लिए वो जाया करते थे। उन्होंने ग्रुप बनाया था। हाँ, जो तो बॉर्डर पर नरगिस हमेशा बॉर्डर पर उनके साथ जाकर वो जम्मू जा रही थी और इनको मीना कुमारी, सवाल ये है कि जब मीना कुमारी ने जब कमाल अमरोही का घर छोड़ा, उसका एक छोटा सा इंसिडेंट है, बहुत लोग जानते भी होंगे। क्योंकि कमाल अमरोही साहब जो थे तो बड़े अदीब, बड़े लेखक थे, उसमें नो डाउट, और बहुत बड़े फिल्म मेकर भी थे, उसमें भी नहीं। लेकिन मंटो ऐसे लोगों के लिए कहा करते, क्योंकि वो क्या है मीना कुमारी पर पूरी तरह से कब्जा जमाए रखना चाहते थे। और ज़्यादातर पुरुषों का यही है कि जो पत्नी जो है वो पत्नी को बराबर का फ्रीडम नहीं देते, उसको जागीर बनाकर जो है और उस पर कब्जा बनाकर रखना चाहते हैं। तो मंटो ने ऐसे लोगों के लिए कहा है कि तुम्हें फिर औरत की क्या ज़रूरत है, क्योंकि औरत जो को आज़ादी और प्रेम नहीं मिलेगी तो फिर उसकी ज़िंदगी का क्या मतलब। उससे अच्छा ये है कि तुम जो हो 4 बीघा ज़मीन खरीद लो और उस पर कब्जा जमा के बैठ जाओ, लेकिन तुम कम से कम औरत को उससे मुक्त रखो। तो ऐसी ज़िंदगी वो जी रही थी। और उनके साथ जो उनके सेक्रेटरी थे बकार साहब, कमाल अमरोही के, वो हमेशा इनके साथ जो है साए की तरह चलते थे। कौन मेकअप रूप में जा रहा है, कौन बाहर आ रहा है, वो सारी चीज़ें वो देखा करते थे। तो उसमें एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था जहाँ पर कि पिंजरे का पंछी फिल्म की शूटिंग हो रही थी। शलील चौधरी जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं वो फिल्म डायरेक्ट भी कर रहे थे, वहीं प्रोड्यूसर भी थी। महमूद हैं, महमूद से मीना कुमारी की छोटी बहन की शादी हुई थी, मधु की, तो वो भी थी सेट पर। और गुलजार साहब उसके गीत लिखे थे, तो वो आए थे, तो मीना कुमारी से मिलने के लिए जा रहे थे। और वकार साहब जो हैं गुलजार साहब का उन्होंने गिरबान पकड़ लिया। और जब मीना कुमारी को पता चला तो भागते हुए आए और उन्होंने बोला कि गिरबान छोड़ो। और ये तो उसमें इतनी हुई कि सब सेट के सबके सामने जो है बकार ने, उनका सेक्रेटरी ने, कमाल अमरोही के, उनको जोरदार थप्पड़ मारा मीना कुमारी को। उसके बाद मीना कुमारी ने, फिर भी मीना कुमारी देखिए एक औरत जो है फिर अपने शौहर से फ़ोन करके पूछती है कि ये वकार ये कौन है मुझे थप्पड़ मारने वाले। तो उनके शौहर कहते हैं कि तुम वो सब चिंता छोड़ो और घर आओ, मैं सब ठीक कर दूंगा। तो बोले कि अब क्या ठीक होगा, जब पूरे दुनिया के सामने मुझे जलील होना पड़ रहा है तो मैं क्या अब ठीक होगा। और वो उस दिन से उनका घर छोड़कर चली जाती है और पाकीजा फिल्म की शूटिंग रुक जाती है। तो उस पाकीजा फिल्म की शूटिंग में गैप आ जाता है इतना, फिर होता है कि कैसे बनेगी, और क्योंकि काम बाकी है। तो फिर यही नरगिस है जो मीना कुमारी को तैयार करती हैं कि नहीं,
तुम्हारे बगैर पाकीज़ा नहीं बन सकती। कम से कम तुम जो है अपना प्रोफ़ेशन है, जो तुम्हारा धर्म है एक्टिंग, उसके साथ तो न्याय करो, कम से कम इस फ़िल्म को बन जाने दो, दुनिया को तोहफ़ा तो देकर जाओ। और उसके बाद मीना कुमारी तैयार होती हैं और फ़िल्म जो है वो पूरी करती हैं और नरगिस को इनवाइट करती हैं कि आप आओ और मेरी जो फ़िल्म जो है आप ज़रूर देखिए। और जब उनकी फ़िल्म देखने के लिए नरगिस जाती हैं, तो अभी उन्होंने इंटरवल से पहले ही वो निकल जाती हैं क्योंकि सुनील दत्त की तबीयत ख़राब होती है और वो बोलते हैं कि मैं पूरी फ़िल्म आकर देखूँगी। बोला कि आकर फ़िल्म आप देखेंगी तो ठीक है। फिर वो जब जाने लगती हैं तो एक बार नरगिस वो बोलती है कि मुझे कुछ कहना है आपसे। मीना जी ने हाँ, बोला। मीना जी बोलती हैं कि मुझे आपसे कुछ कहना है। तो उनको हमेशा अप्पा बोलती थी वो। तो नरगिस ने बोला कि मैं आती हूँ जम्मू कश्मीर से, फिर तुम कहना। तभी मीना कुमारी ने अपनी बहन को बोल दिया था कि लगता है कि अप्पा से मेरी मुलाकात नहीं होगी। ओहो! उनको आभास हो गया था और उसके बाद जो है वो मर जाती हैं। जब नरगिस लौट कर आती हैं तो नरगिस कहती हैं कि आज तक मैंने पाकीज़ा पूरी नहीं देखी क्योंकि मैं देख ही नहीं सकती। जब भी मीना को मैं देखूंगी तो फिर मैं पूरी फिल्म नहीं देख पाऊंगी, फिर मैं रोना शुरू कर दूंगी। उसके लिए फिर वो कब्र पर गई थी और उन्होंने बोला था कि मौत तुम्हें मुबारक हो मीना। ये दोस्तों, ये वाला किस्सा जो है वो धर्मेंद्र जी ने जब मुझे पहली बार ही सुनाया था तो ये किस्सा करीब 2 ढाई घंटे का था, जो आपको अभी शायद 10, 12, 15 मिनट में इन्होंने बताया है। तो अक्सर मैं धर्मेंद्र जी से बोलता भी हूँ, एक आधा बारी किया भी धर्मेंद्र जी ने, लेकिन मैं इनसे फिर दरख्वास्त करूँगा कि अपना एक चैनल शुरू करें और उस पे इन अलग-अलग किस्सों को लेके आएँ। पब्लिक जानना चाहती है ये और आपके जो बोलने का अंदाज़ है, वो बड़ा एक ऐसा है कि आदमी वहीं पहुंच जाता है, उस जगह पहुंच जाता है जहां की बात आप कर रहे होते हैं। एक और बात जो मैं बोलना चाहता हूं कि आपकी मीटिंग वैसे तो बहुत सारे लोगों से हुई, लेकिन एक जो मुझे याद आती है वो आपकी मुलाकात मदर इंडिया के राइटर अली राजा साहब। अली राजा साहब से आपकी जो, उसके बारे में थोड़ा मैं चाहता हूँ मेरे दर्शकों को आप बताते कि अली राजा साहब से आपकी मुलाकात इतनी जो लैंडमार्क मूवी रही है उसके बारे में। तो मैंने वो संस्मरण मैंने लिखे भी हैं और फेसबुक पर मेरे बहुत सारे मित्रों ने पढ़े भी हैं और उसको पसंद भी किया है। हुआ ये था कि हमारे जो आज के बहुत बड़े कार्टूनिस्ट और पेंटर हैं आबिद सुरती साहब, मेरे बड़े करीबी हैं। मैंने उनका है स्नेह जो मुझे पर बना रहता है, हमेशा मुझे याद करते रहते हैं। तो एक बार वो, ये शायद 2006 की बात है, उन्होंने मुझे कॉल किया और बोला कि आप मदर इंडिया के लेखक जो हैं अली राजा, उनसे मिलना चाहोगे? मैं बोला बिल्कुल मैं मिलना चाहूँगा। उनके साथ जो है मैं जुहू पहुँचा उनके अपार्टमेंट में और अली हम लोग जब उनके हॉल में जब दाखिल हुए तो दो दीवार जो है पूरी किताबों से भरी पड़ी थी और बहुत सारे अवार्ड्स और सब चीज़ें रखे थे। हम लोग बैठे और फिर उधर से काले चश्मे पहने हुए और झक सफ़ेद कुर्ता और पजामे में जो है कड़कती हुई आवाज़ में आदाब आबिद साहब, उन्होंने आवाज़ लगाई और आबिद साहब ने मेरा भी परिचय कराया। फिर उन्होंने बताया कि मैंने 1 साल पहले ही मंटो बटो को ड्रामा बनाया था, तो उसकी भी चर्चा उन्होंने की। तो थोड़ी बात होने लगी। उन्होंने मंटो के बारे में बताया कि हम फिल्मिस्तान में जब थे तो मंटो साहब की महफिल यहाँ जमती थी और ये सब था। तो बड़ा कमाल रहा और मैंने बहुत सारे कुछ चीज़ें भी उनसे पूछी मदर इंडिया के बारे में। एक डायलॉग के बारे में मेरा सवाल था कि मदर इंडिया में जब बिरजू का भी छोटा बच्चा, छोटा भाई जो होता है, नरगिस के 3 बच्चे होते हैं उसमें, एक राजेंद्र कुमार, एक सुनील दत्त और एक छोटा बच्चा होता है, तो जो हमेशा अंगूठा जो है मुंह में रखा रहता है। तो उसके बारे में जब उन्होंने मैंने पूछा कि एक जिक्र आता है, प्रसंग आता है उसमें कि जब वो बच्चा मर जाता है तो नरगिस से जो छोटा बिरजू है जाकर कहता है कि माँ, जो छोटू है वो मर गया। फिर वो डायलॉग लिखने के लिए आप लोगों को बड़ी मशक्क़त करनी पड़ी थी। तो उन्होंने बोला कि हाँ, क्योंकि महबूब खान साहब का कहना ये था कि ये जो छोटा बच्चा है वो कैसे कहेगा कि माँ छोटू मर गया, क्योंकि वो मरना तो जानता भी नहीं।
तो फिर क्या कह सकता है, तो कोई उसमें सजेशन दिया कि सुझाव दिया कि उसकी सांस नहीं ले रहा है, या किसी ने ये कहा कि वो जग नहीं रहा है। इस तरह से महबूब खान साहब ने बोला कि कोई एक ऐसी लाइन लेकर आप लोग आइए जिसमें कि वो जस्टिफाई लगे। और वजाहत मिर्ज़ा और अली राजा ये दोनों ने ये फिल्म लिखी थी, तो वजाहत मिर्ज़ा ने ये बात ये लाइन लिखी कि बिरजू आता है और कहता है कि माँ, छोटू ने अंगूठा मुंह से निकाल दिया है या अंगूठा चूसना बंद कर दिया है। तो उनको ये अच्छा लगा ये लाइन, और उसके अनुसार जो है उसमें डायलॉग में डाला गया। तो इस तरह से अली राजा साहब से मेरी बात हुई। फिर अली राजा साहब से ऐसे ही मैंने पूछा कि इतने अपने अदीबों को पढ़ा है, इतने लेखकों को पढ़ा है, इतने बड़े लिटरेचर आपने पढ़ा है, मतलब आपके कौन से फेवरेट राइटर हैं। मुझे लगा कि लियो टॉलस्टॉय, गोर्की वैसे बोलेंगे, तो उन्होंने बोला कि नहीं, अगर कोई मुझे सबसे ज़्यादा मुतासिर अगर किया है और सबसे ज़्यादा पावरफुल कोई राइटर लगा है तो उसका नाम है तुलसीदास। अच्छा। हाँ, तुलसीदास जो हैं, क्योंकि वाल्मीकि के राम को तुलसीदास ने जन जन का राम बना दिया, और इसीलिए वो ऐसा महाकाव्य लिखा गया कि वो महाकाव्य जो है रामचरितमानस ऐसा है कि घर घर में उसका पाठ होने लगा, लोगों की ज़बान पर चढ़ गया। लोग जो हैं उसको श्रद्धा से, प्रेम से, साहित्य की दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से, हर दृष्टि से जो है रामचरितमानस का कोई तोड़ नहीं है। तो उन्होंने बोला कि मुझे, तो मैंने जब उनके लाइब्रेरी में मैंने देखा तो मेरी नज़र थोड़ा दौड़ रही थी, तो वो ताड़ गए। बोले कि क्या देख रहे हो? तो मैंने बोला कि मैं तुलसीदास की रचनाएं देख रहा हूँ। बोला कि नहीं, यहाँ नहीं है, मेरे बेडरूम में है, और मैं जो हूँ अभी फिर से तुलसीदास पढ़ रहा हूँ। ये था उनका। पर इतनी खूबसूरत लाइब्रेरी का आपने जिक्र किया, उन्होंने कुछ बताया था लाइब्रेरी का भी? हाँ, तो वो एक्चुअली बोले यही, वो जो आप स्मृतियों की बात कर रहे थे, उनका दुख यही था कि इतना बड़ा लाइब्रेरी, इतना बड़ा जखीरा मैंने जो खड़ा किया है, हमारे पास तो यही पूंजी है लेखक के पास। बोले कि ये जो लाइब्रेरी है, मुझे लगता है कि मेरे मरने के बाद जो है कबाड़ी की दुकान पर ना चली जाए। उसके लिए उनको बड़ा दुख था। तो अबिद साहब ने सजेशन दिया, बोले कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, आप एक काम कीजिए, कई ऐसे बड़े बड़े लाइब्रेरी है, सेंट्रल लाइब्रेरी है, दिल्ली में भी कई लाइब्रेरी है, अलीगढ़ में, आप वहाँ लेटर लिखिए और वहाँ पर बोलिए कि मैं ये किताब जो है मैं डोनेट करना चाहता हूँ। तो आपके नाम से वो वहाँ पर एक विंग बन जाएगा कि अली राजाज लाइब्रेरी, और लोग जो हैं उस आपकी जो जमा की हुई जो किताबें हैं, पुस्तकें हैं, उसको पढ़ेंगे भी, और आपकी किताबों का सदुपयोग भी हो पाएगा। तो मेरे ख्याल से फिर उसके कुछ ही समय बाद अली राजा साहब 1 साल बाद। 1 साल बाद नहीं रहे वो। उसके बाद तो ये बड़ी यादगार आपने बात बताई। बाकी मंटो पे तो आपने डॉक्यूमेंट्री ही जी, बनाई है। जी, जी। तो पर ये मैं जानना चाह रहा था कि आपकी इतनी सारी बातें हैं, आप में हाल फिलहाल में शायद एक किताब भी लिख रहे हैं भारतीय सिनेमा पे। जी, वो मेरी किताब 1 महीने में 1 डेढ़ महीने में पब्लिश होने वाली है। वो साइलेंट सिनेमा पर है, और मतलब भारतीय मुख सिनेमा का दौर उसका नाम है। और साइलेंट सिनेमा पर जो मेरा रिसर्च था, और जब जितना मैंने उस पर मटेरियल इकट्ठा किया था, उसके अनुसार जो है इस पर मुझे इसलिए लिखना पड़ा क्योंकि जब मैं साइलेंट सिनेमा के बारे में जब मैं पढ़ता था, तो बहुत सारी अंग्रेज़ी की किताबें हैं जिसने इस साइलेंट सिनेमा को पोर्शन को 40 से 45 पेज में ही समअप कर दिया है। और तो मुझे उसको डिटेल में जानना था कि वो क्या था, तो उसके अनुसार जो है मैंने रिसर्च शुरू किया। तो मुझे लगा कि इस पर जो है किताब होनी चाहिए, और किताब हिंदी में होनी चाहिए, क्योंकि हिंदी में साइलेंट सिनेमा पर बहुत सारे मटेरियल नहीं मिलते हैं। कुछ किताबें हैं जिन्होंने हिंदी सिनेमा का इतिहास लिखा है, मनमोहन चड्ढा साहब ने, उन्होंने साइलेंट सिनेमा का एक बहुत अच्छा खासा एक पोर्शन ज़रूर उसमें रखा है। लेकिन ये डिटेल में, ग्रेट डिटेल में मैंने, क्योंकि ये किताब जो है करीब 275 पेजेस में आ रही है। अच्छा। हाँ, तो इसमें बहुत ग्रेट डिटेल में उसका है, और ये वाणी प्रकाशन जो है
वो इसको छाप रहा है। बड़े सारे किस्से हुए। मुझे तो लगता है कि जब आपसे बात होगी तो काफ़ी लंबी और भी होगी, फिर दोबारा हम लोग एक बार बात करेंगे। मैं चाह रहा था कि एक फ़िल्मों से हटकर एक बम्बई में बड़ी चीज़ फ़ेमस है, वो हमारे बप्पा, तो लाल बाग का महाराजा। और चूँकि आपको जिस तरह से लार्जर देन लाइफ़ वो इवेंट होता है, वो त्यौहार मनाया जाता है बॉम्बे में, इसकी शुरुआत एक तरीके से लाल बाग का राजा से हुई। तो मैं चाह रहा हूँ कि दर्शकों से थोड़ा ये बताते कि लाल बाग का राजा, वो लाल बाग का राजा क्यों कहलाया? हाँ, ये एक्चुअली जो ये तो बहुत बड़ा फेस्टिवल है हमारे यहाँ मुंबई में, गणपति। और उस गणपति में भी लाल बाग का राजा बहुत फेमस है, जहाँ सारे वीआईपी बॉम्बे के सारे लोग जो हैं जाना चाहते हैं और उसका दर्शन करना चाहते हैं। ये जो कहानी है, ये कहानी शुरू होती है 1931 या 32 में। वहाँ पर जो है, जो एरिया है परेल का, तो वहाँ पर एक उस बाड़ी का नाम मैं भूल रहा हूँ, जो जहाँ पर ये रखी जाती है, लाल बाग जहाँ स्थापित हैं। तो उस बाड़ी में क्या था कि वहाँ पर मार्केट लगता था अंग्रेज़ों के ज़माने में, और बहुत सारे मछुआरे जो थे वहाँ पर अपना मार्केट जो है लगाया करते थे, वहीं उनका जीविका उपार्जन था। तो ब्रिटिश सरकार ने 1932 या 33 में उनका लाइसेंस जो है रद्द कर दिया। बोला कि यहाँ मार्केट अब नहीं लगेगा, क्योंकि अब जो है जब वो हटा दिया तो वो सारे लोग जो है बेरोजगार हो गए। वहाँ पर बहुत सारी ये होती थी कि उसी से उनका जीविकापार्जन चलता था, और वहीं पर चौल था जहाँ वो लोग रहते थे। तो ये जितने भी नाविक और जो मछुआरे जो थे, इन लोगों ने, क्योंकि गणपति का मंदिर तो था वहाँ पर, तो गणपति के मंदिर में ये लोग गए, और कहा जाता है कि जाकर इन्होंने इकट्ठे प्रार्थना किया कि हे गणपति, अगर आप जो है हमारी इस बाज़ार का मतलब कि फिर से हमें लाइसेंस अगर मिलवा देते हैं या हमें मिल जाता है, तो हम जो हैं आपका सार्वजनिक उत्सव के रूप में जो है हम भी यहाँ पर एक मूर्ति स्थापित करेंगे और आपका गणपति में 10 दिन का पूजा करेंगे। और इसको संयोग कहिए या चमत्कार कहिए कि 3 महीने बाद ही ब्रिटिश जो सरकार है उसने रूल कर दिया कि यहाँ पर जो है बाज़ार लगेगा, और सिर्फ वही नहीं, वो जो कच्ची जो जगह थी उसको भी पक्की कर दिया उसने। तो वही लोग इतने उत्साहित हुए कि अपना फिर से लोग बाज़ार लगाना शुरू किए। और जब उसी कुछ महीने बाद जब गणपति आया तो उन लोगों ने गणपति रखा, और गणपति में जो पहला गणपति उन लोगों ने रखा उसमें गणपति जो है मछुआरे के रूप में है। लाल बाग का राजा का मूर्ति का जो खास वो है कि कभी उनको डॉक्टर के रूप में दिखाते हैं, कभी इंजीनियर के रूप में, कभी अलग अलग कलाकार के रूप में। तो उस समय जो पहला जो मूर्ति रखी गई थी वो मछुआरे के रूप में रखी गई, और वहाँ से लाल बाग के राजा के ये उत्सव की शुरुआत हुई। और आज जो है लाल बाग का राजा जो है मुंबई का एक बहुत बड़ी पहचान अच्छा, है। शायद इसी वजह से बाकी की जगह तो आदमी जाता है पूजा के दिमाग से, बाकी पंडाल भी लगते हैं पूरे बॉम्बे में, लेकिन वहाँ पे जाके लोग मन्नत मांगते हैं हाँ हाँ और वो हाँ, पूरी होती है, ऐसी बात कही जाती ये होती है कि, और इसमें भी है कि लाल बाग, इसमें जो नाम है लाल बाग, उसकी भी एक कहानी है। है। वो ईरान से एक संत आते हैं, वो आते हैं कुछ 18वीं सदी में मुंबई में, जब मुंबई जो है टापू था। अच्छा। तो परेल टापू पर आकर वो रहते हैं। उनका नाम है लाल सैयद शाह। ओ। तो लाल सैयद शाह जो है एक सूफी पीर थे, और वहाँ पर आकर रहे, और उन्होंने लंबी ज़िंदगी जी। उन्होंने 1800 कुछ में उन्होंने देह छोड़ा, तो वहीं पर उनकी मज़ार बना दी गई, और लोग जो हैं वहाँ जाकर मज़ार पर जाते थे। और वो, तो वहाँ पर जो बाग एक छोटा सा बनाया गया था, उसको ही लाल बाग का नाम एरिया दिया गया था, और उसीलिए वो लाल बाग एरिया कहा जाने लगा। उस लाल बाग एरिया में इस गणपति की स्थापना होती है। और आज जो है दोनों, मतलब कि एक सूफी और एक हिंदू, दोनों का नाम मिलकर जो है वो गणपति का वो एक रूप बनता है वहाँ पर। इसलिए लाल बाग में लाल सैयद शाह का भी स्थान बहुत ही मकबूल है, और आज भी है वो मज़ार। आज भी आप जाएंगे तो लोग जो हैं, थोड़े से वो दरबे में अंदर चला गया है, और इधर जो है भी बड़ा मार्केट बन गया है जी।
तो दोस्तों हम लोग अपने कार्य मतलब इस एपिसोड में लास्ट में आ गए हैं। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि जैसे कि बात हुई कि शहरों की बात होती है तो हम लोग मात्र बिल्डिंग की बात करते हैं। आज बॉम्बे में और दिल्ली में देख रहा हूँ, दिल्ली में मैं ख़ास तौर पे देख रहा हूँ कि रोड पे तो रोड थी, अब इतनी पॉपुलेशन हो गई है कि अब यहाँ पे टनल भी बन रही हैं, फ्लाईओवर बन रहे हैं, फ्लाईओवर के ऊपर भी फ्लाईओवर बन रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि शहर में खाली लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ही सारी चीज़ें और सारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं जिस दिल्ली में पैदा हुआ था और जो मम्मी दिल्ली मुझे याद है, मुझे आज वो दिल्ली नज़र नहीं आती। इसी तरीके से बॉम्बे का भी हाल है। तो ये जो एक ज़िंदगी है, आत्मा जो है वो शहर की खाली बिल्डिंग से तो है नहीं। लेकिन वो बिल्डिंगें भी हैं, लेकिन उन बिल्डिंगों को ज़रूरत पड़ने पे हम तोड़ दे रहे हैं। अब अब आरके स्टूडियो तो ख़त्म हो गया, कमाल अमरोही स्टूडियो ख़त्म हो गया, बहुत सारी और सी चीज़ें हैं वो भी ख़त्म होने पे आ रही हैं, ज़रूरत पड़ने पे तोड़ दी जा रही हैं, क्योंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर के रास्ते में आ रही हैं। हम लोग ये नहीं सोच रहे हैं कि हम लोग दिल्ली और बम्बई को छोड़ के बाकी छोटे-छोटे शहरों को डेवलप कर लें, वहीं पे काम धंधा कर लें। आज जिस तरीके से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है, ये रिक्वायरमेंट रही नहीं कि केवल दिल्ली और बम्बई जैसे, बेंगलोर और हैदराबाद, कोलकाता जैसे शहरों में ही जाके काम मिलेगा। इस पे उम्मीद है कि सरकारें सोचेंगी इस बारे में, क्योंकि तब हो सकता है कि ये शहर और कुछ सालों तक ज़िंदा रहे। नहीं, मुझे लगता है कि ये शहर पता नहीं कैसे ज़िंदा रहेंगे। अगर ज़िंदा रहे भी तो वो वाले शहर तो नहीं ही रहेंगे जो हमारे जज़्बातों में, हमारी यादों से जुड़े हुए हैं। मुंबई के इतिहास की जो बात आपने मेरे से की, तो उसमें मैं जोड़ना ये चाहता हूँ कि मेरी कोशिश ये रहती है कि जो पॉपुलर चीज़ें हैं उस शहर की, उसके परे और भी क्या चीज़ें हैं उसको ढूँढने का, वो देखने का। जैसे मसलन मेरा ये था कि बॉम्बे इतिहास ख़त्म करने के बाद जो है मैं कोलकाता के इतिहास पर लिखूँ, उस शहर का इतिहास। क्योंकि लोगों से शहर बनते हैं, लोग आते हैं और लोग जो हैं कैसे उस शहर के निर्माण में सबका हिस्सेदारी, सबका खून पसीना लगा होता है। दिल्ली मुझे बहुत ही दिलचस्प शहर इसलिए लगता है क्योंकि मैंने पढ़ाई भी यहाँ से की है, और ये इसका तो कितने बार उजड़ी और बसी है ये शहर, जहाँ पर कि पॉलिटिक्स से लेकर, राजशाही से लेकर, बादशाहत से लेकर, बिजनेस से लेकर और यमुना से लेकर बहुत सारी चीज़ों के लिए ये गवाह रही है। और अब आपका जैसे, गालिब, हाँ, मिर्ज़ा गालिब। मैं तो इतना ज़्यादा जब कॉलेज में मैं पढ़ता था तो मतलब सिर्फ मुझे मिडिएवल एरा फील करने के लिए मैं अपने हॉस्टल से 4 बजे सुबह जो है अपने एक दोस्त के साथ निकल जाया करता था कि उस समय चांदनी चौक और जो शाहजहानाबाद वाला एरिया है वो सब सो रहा होगा, तो उस इमारतों में क्या मुझे मिडिएवल एरा की जो है खुशबू नज़र आ रही है, तो वो मैं जाता था। और बहुत कमाल था जब मैं पहली बार, जब मैं दिल्ली में, जब मैं अपने एक दोस्त के साथ पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन उतरा बस से, और वहाँ से जब हम लोग घुसना शुरू किए और पूरे चरखे वालान एरिया, फिर वहाँ से चूड़ी वालान, वहाँ पर जब हम लोग गए तो मुझे दुख हुआ जब गालिब का, क्योंकि जो मैंने गालिब के बारे में जो पढ़ा था, जाना था, वहाँ पर उनके वो जो बिल्डिंग थी, उस बिल्डिंग में किसी ने उस समय एक एसटीडी बूथ खोल दिया था। मैंने बोला यार, यहाँ पर गालिब रहता करते थे और वहाँ पर बालू रखे हुए थे, वहाँ पर एक कुतिया ने 2 बच्चे जने थे, वो भी बैठी हुई थी वहाँ पर। तो बड़ा जो एक लेकर मैं गया था गालिब के घर का, और वो सारी चीज़ें, वो अभी क्योंकि अभी बना नहीं था, आज तो गालिब का वो चीज़ें बन गई है। हाँ, अब तो हाँ, मैं तो 90s की बात कर रहा हूँ, जब कॉलेज में हम लोग थे, तो बहुत सारी चीज़ें जो थी वहाँ पर दिल्ली के बारे में, उस नई नई चीज़ें ढूंढने का मुझे ये था। और अभी भी मैं दिल्ली के बारे में, अब जैसे हम लोग जो हैं नाम जानते हैं, शीशगंज गुरुद्वारा, रकाबगंज गुरुद्वारा, लेकिन उसकी कहानी नहीं जानते हैं। जब 1600 आई थिंक 75 में औरंगजेब ने जब गुरु तेग बहादुर को ऑर्डर दिया 11 नवंबर को कि इनका मतलब अगर इनका धड़ जो है सर से अलग किया जाए, तो यही आपके शाहजहानाबाद में चांदनी चौक एरिया में जहाँ पर इनका धड़ सर से अलग किया गया, वहाँ पर जहाँ पर गर्दन काटा गया, वही जगह है शीश महल गुरुद्वारा का।
और उनका तभी उस समय शाम हो गई थी। उस समय भिक्षु शाह बंजारा करके एक बंदा था जो अपने गधा लेकर वहाँ से निकल रहा था। तो गुरु का जो धड़ था उसने उसमें छुपा लिया अपने शीश, सामान में, शीश। शीश नहीं, धड़। अच्छा, धड़। और शीश तो वहीं पर पड़ा रहा और वो लेकर और रात के अंधेरे में निकल गया। सुबह ढूंढा जाने लगा धड़ कहाँ गया, तो वो रहता था रायसीना पहाड़ी के पास, गांव हुआ करते थे हाँ, 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 वहीं हाँ। पार्लियामेंट का हाँ, हाँ, एरिया। जहाँ आज राष्ट्रपति भवन हाँ, है। तो वहाँ पर जब गांव हुआ करते थे तो उसने क्या किया कि कल जो है बादशाह के जासूस मुझे ढूंढ लेंगे। तो उसने क्या किया अपने गुरु को वो करने के लिए कि उसने अपने घर में उनके धड़ को रखा और घर में आग लगा दिया कि कम से कम चिता को अग्नि तो मिले। ओह! पूरे घर में आग लगा दिया, लोगों को लगा कि वो, और उनको चिता की अग्नि बुझ गई। बाद में जब गुरु गोविंद सिंह जब आते हैं 1707 में औरंगजेब के मरने के बाद दिल्ली, तब वो जगह ढूंढते हैं कि वो कहाँ है वो घर। तो वहाँ पर एक मेमोरियल उनका बनाया जाता है, लेकिन फिर बाद में उस मेमोरियल को भी तोड़ दिया जाता है। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है। शीशगंज गुरुद्वारा जो आपका यहाँ पर था, यहाँ पर मुगल कोतवाली खोल दी गई है उसी जगह पर, कोई अच्छा, धार्मिक स्थान नहीं बनाया गया। अच्छा। तो वो मुगल कोतवाली के बाद जो है जब 1800 आई थिंक 57 में जब गदर क्रांति जब होती है और उस समय बहादुर शाह जफर ने जब लीड लेते हैं तो ब्रिटिशर्स का गुस्सा जो है मुस्लिमों पर उतरता है और फिर पटियाला महाराज के कहने पर वो जो जगह थी मुगल कोतवाली को हटाया जाता है और वो जगह फिर सिखों को दी जाती है और तब वहाँ शीशगढ़ गुरुद्वारा बनाया जाता है। और वो जो धड़ लेके जहाँ गया था वहाँ का धड़ तो लेकर वो तो जला दिया और जो शीश था, जो उनका जो गर्दन था, वो तो फिर लेकर उनको दे दिया गया था क्योंकि अब मर गए। तो वो आनंदपुर साहिब ले जाया गया पंजाब में। तो अच्छा, आनंदपुर साहिब में उनका शीश का जो है गुरु तेग बहादुर का एक तो यहाँ चिन्ह है जहाँ कर धड़ काटा गया, तो ये पवित्र स्थान माना गया शीशगंज को। और जो शीश ले जाया गया वो पंजाब में ले गया आनंदपुर साहिब जिसका वहाँ पर भी उसका भी नाम शीशगंज तो गुरुद्वारा है। ये पता है कि जो धड़ जहाँ पे ले गया गया था वो जगह कहाँ थी? रकाबगंज गुरुद्वारा, अच्छा, उसी का नाम रकाबगंज गुरुद्वारा है जो बनाया गया है। अच्छा। वो जो है बाद में वो हाँ, रकाबगंज गुरुद्वारे के तौर वो बनाया मतलब गया। गुरु की वो 3 यादों को एक हाँ, तरीके 3 से। यादों को, एक तो वो जगह जहाँ पर स्पॉट बनाया गया तो उसको ये चांदनी चौक में शीशगंज गुरुद्वारा, और जो एक्चुअल जो धड़ को ले जाया गया वो आनंदपुर साहिब में, और जो धड़ है उसको रकाबगंज गुरुद्वारा। जैसे मैं दिल्ली में पैदा हुआ, दिल्ली में रहा हूँ, ये कहानी मैं नहीं जानता था। ये कहानी क्या है, ये तो हमारे इतिहास हिस्ट्री का का। एक बहुत गौरव पूर्ण इतिहास रहा है। तो इस तरीके की बात, अब जैसे दिल्ली की ही बात आपको मैं बताऊं, ये तो आपने एक बहुत बड़ी हमारे गुरु की बात बताई। दिल्ली में 2 ऐसे पक्षी, सबसे बड़ा पक्षी और सबसे छोटा पक्षी, जो मैंने अपनी आंखों से खूब देखे, बहुत देखे। जी। एक तो जो मेरे घर के अंदर आता था, एक जिसको मैंने कभी आसमान में देखा, कभी गिद्ध और गोरैया। ये दोनों ही दिल्ली से खत्म हो, दोनों खत्म हो गए। आज ना दिल्ली में गिद्ध मिलेगा ना गोरैया मिलेगी। इस शहर की इस आपाधापी में, इस सारी चीज़ों में, तो जज्बात तो धर्मेंद्र जी रहने ही चाहिए। बड़ा अच्छा लगा आपसे, आज आपने ये सब चीज़ें हमसे शेयर करी। भविष्य में भी बात होगी, और इस नोट पे कि आपकी जो नई किताब है जी। वो आए और लोगों के वो एक तरीके से एक अच्छा वो बन जाएगा, एक डॉक्यूमेंट बन जाएगा जिसमें एक हिस्ट्री आप डाल देंगे, वो बनी रहेगी। जी। आगे आने वाले समय में फिर आपसे बात होगी और विषयों पे। मैं चाहूँगा कि आप अपना यूट्यूब चैनल ज़रूर शुरू कर दें और ये जो बातें हैं ये आप लगातार लोगों से बांटें। ज़रूर ज़रूर, मैं आपकी बात को विचार करूँगा पुनः, और मैं चाहूँगा कि इसको जो है शुरुआत की जाए और लोगों से अपनी बातें और अपनी किस्से और जो भी जानकारियाँ हैं वो शेयर किया जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि उससे बहुत लोगों को क्योंकि क्या है कि मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं जो जानकारी दे रहा हूँ वही जानकारी ही पूर्ण है, क्योंकि उसमें आपको एक छोटे सी जो है एक चिंगारी और एक छोटा सा रास्ता मिलता है, फिर तो आप खुद अध्ययन करने लगते हैं, लगता है कि इसके परे और क्या है। तो एक दिलचस्पी के लिए वो चीज़ें जैसे, इसलिए मैं हमेशा आपकी बात को पीछे भी आपकी बात मानकर मैंने यूट्यूब का कुछ एपिसोड मैंने ज़रूर बनाया था, लेकिन बहुत सारी व्यस्तता की वजह से वो मैं काम कर नहीं पाया, लेकिन आगे मैं ज़रूर उस पर। तो उम्मीद है कि आप दिल्ली पे भी आप जल्दी ही शुरू करेंगे काम,
और बाकी बहुत अच्छा लगा बात करके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।